Good morning, student. I hope you must have seen my first video lecture based on terms and definition related to plant pathology. And today I am continuing the same lecture, and the next term is pathogenicity. Pathogenicity is the capability of pathogen to cause disease in any host, and this is the property of pathogen whereby it may become a part of the causal complex. यानी कि कोई भी पैथोजन जो ज़्यादा वायरुलेंट होता है उसमें इन्फेक्शन कॉजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी पैथोजेनिसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और जो पैथोजन ए वायरुलेंट होते हैं उसमें डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि ए वायरुलेंट पैथोजन जब होस्ट पे इन्फेक्ट करते हैं तो कोई भी डिजीज डेवलप होने की संभावना नहीं होती है. ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज इनोकुलम. Inoculum is the infectious material that causes the disease, and this inoculum is the portion of individual pathogen that comes into contact with the host. Okay, in the case of plant pathology, the inoculum may be different fruiting body of the fungi like mycelium, conidia, sporangia, and this inoculum comes in the contact with the host surface, either on the leaf surface, either through the root. It can penetrate inside the host and causing disease. यानी कि इनोकुलम क्या है, वो इन्फेक्शियस मटेरियल है, वो जो डिजीज कॉज करता है होस्ट में. ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज इनोकुलम पोटेंशियल. द टर्म इनोकुलम पोटेंशियल डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी, and Garrett defined inoculum potential as the energy of pathogen available for infection of a host. यानी कि कोई भी पैथोजन का पोटेंशियल होना चाहिए, इनोकुलम पोटेंशियल होना चाहिए जो कि डिजीज कॉज करने के लिए कैपेबल हो. कभी कभी क्या होता है कि वो जो पोटेंशियल है या कंसंट्रेशन है इनोकुलम का बहुत कम होता है और वो होस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद भी कोई डिजीज डेवलप नहीं करता है. तो इसलिए कंसंट्रेशन, अबंडेंस और पोटेंशियल ये तीनों जरूरी है. और वायरुलेंट स्ट्रेन, अगर ये कैपेसिटी है पैथोजन में, वायरुलेंट भी है, हाईली पोटेंशियल है और उसका अबंडेंस अमाउंट भी होस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो डिजीज डेवलप होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है. नेक्स्ट टर्म है इनोकुलेशन. तो इनोकुलेशन इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ पैथोजन विद द होस्ट सरफेस. Okay, and the pathogen which lands on the host surface is called inoculum. यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के केस में इनोकुलम वो सारे जो इन्फेक्शियस बॉडी हो सकती है जो डिजीज्ड पौधे डिस्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट, और इसके हेल्प से कोई भी इनोकुलम इन द फॉर्म ऑफ कोनिडिया, स्पोरेंजिया, हाइफी होस्ट सरफेस पे आके गिरता है, और इसको लैंडिंग भी कह सकते हो दूसरे टर्म में, लैंडिंग या इनोकुलेशन. और द इनोकुलेशन इस तरह से पहला स्टेप है जिसमें पैथोजन होस्ट के कांटेक्ट में आता है. और इस इनोकुलम की एक यूनिट यानी कि सिंगल कोनिडिया, सिंगल स्पोरेंजिया, सिंगल हाइफी को क्या कहते हैं, प्रोपेग्यूल्स. ओके, द नेक्स्ट टर्म इज पेनेट्रेशन. Penetration is referred to the initial invasion of the host by an organism. पेनेट्रेशन का मतलब कोई भी पैथोजन जब होस्ट सरफेस पे लैंड करता है, गिरता है, उसके बाद वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है. और ये पेनेट्रेशन तभी पॉसिबल जनरली होता है जब होस्ट अपने पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है, और फिर पैथोजन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम, टॉक्सिन्स सिक्रीट करता है और होस्ट सरफेस को तोड़ता हुआ, रप्चर करता हुआ पैथोजन अंदर पेनिट्रेट करता है by providing infection peg, infecting hyphae and others bodies. Okay, तो penetration may be direct or indirect. Direct penetration में pathogen intact surface like a cuticle, epidermis, जहाँ पे कोई wound नहीं है, कोई rupture नहीं है, direct जो है पैथोजन के अंदर जो है वो एंट्री करता है, ऐसे penetration को क्या कहते हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेशन. और अगर कोई पैथोजन किसी स्टोमेटल पोर से, लेंटिसेल से, हाइडेथोड से, नेक्टरथोड से या किसी उंड से अंदर जाता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन. नेक्स्ट टर्म इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विद इन द होस्ट टिश्यू.
ठीक है, यानी पैथोजन जैसे ही पेनेट्रेट करता है उसके बाद होस्ट में अपना माइसीलियम भेजेगा, हिस्टोरिया भेजेगा, अपना होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा और इस तरह से अपना रिलेशनशिप होस्ट के साथ इस्टेब्लिश करेगा। तो इस तरह से व्हेन पैथोजन एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप विद द होस्ट प्लांट देन इट नोन एज इन्फेक्शन। ओके, वही पेनेट्रेशन के बाद जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो सकता हो पेनेट्रेशन के बाद होस्ट इतने तरह के मेटाबोलाइट सिक्रीट करे, स्ट्रक्चरल डिफेंस प्रोड्यूस करे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जिसमें आप इन रिस्पॉन्स टू अटैक आप पैथोजन बहुत सारी केमिकल सिक्रीट करता है जिससे पैथोजन वहीं पे चेक होता है। तो अगर पेनेट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन क्या है, जब पैथोजन अपने होस्ट से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ले, पैथोजन को होस्ट सपोर्ट करने लगे और पैथोजन अपना खाना होस्ट से लेने लगे, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि डिजीज डेवलप हो, इन्फेक्शन के बाद भी पैथोजन को होस्ट अरेस्ट कर सकता है बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। Next term, incubation period. Incubation period is the time interval between infection and the appearance of symptom or disease. यानी पैथोजन जैसे ही इन्फेक्ट करता है होस्ट को, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉक्सिन्स एंजाइम सिक्रीट करेगा, फिर इन्वेजन के बाद जो है पैथोजन जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। इस टाइम इंटरवल को यानी इन्फेक्शन से लेके कंप्लीट सिम्टम डेवलपमेंट के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इज द सिक्वेंशियल प्रोग्रेस, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द होस्ट टू द पैथोजन एंड कंप्लीशन ऑफ सिम्टम। We can say pathogenesis is the whole process of disease development. Okay, यानी जैसे ही पैथोजन होस्ट पे कांटेक्ट करेगा या इनोकुलेशन उसका होगा, पेनिट्रेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्वेजन होगा और उसके बाद लास्ट में होस्ट सरफेस या होस्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो हार्मफुल होते हैं, जिसको आप डिजीज कहते हैं। तो इस तरह से जो है, जो डिजीज इन्फेक्शन के बाद सिम्टम अपीयरेंस, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट अब डिजीज। Disease in plant can be defined as the series of visible and invisible responses of plant to a pathogenic microorganism or environmental factor that results in adverse changes in the form, function or integrity of the plant cells and may be responsible for the death of the plant or plant part। यानी कि डिजीज प्लांट में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट डेवलप करता है। इसमें आप प्लांट्स की टिश्यू या तो लोकल डैमेज हो सकती है या फिर पूरा का पूरा प्लांट जो पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। इन मॉडर्न थियोरी, according to modern theory, the disease is developed due to interaction among host, parasite and environmental factor. The interaction of these three major components is visualized as a triangle, which is referred to as a disease triangle. And the length of each arm is proportional to the sum total of the characteristics of each component that favor disease. इस मॉडर्न थियरी में डिजीज को एक ट्रायंगल के फॉर्म में विजुअलाइज्ड किया गया है और इसको अगर क्वांटिफाइड किया जाए तो ईच आर्म डिनोटिंग द three important causal factor, that is environmental factor, pathogen and host. पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं डिजीज को डेवलप करने के लिए और इसको एक डिजीज ट्रायंगल के फॉर्म में विजुअलाइज्ड किया गया है। और तीनों जो डिजीज का जो एरिया है, वो डिजीज ट्रायंगल का जो एरिया है वो डिजीज के अमाउंट को डिनोट कर रहा है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ट्रायंगल, बीच में आपको डिजीज मेंशन किया हुआ दिख रहा है। डिजीज जो है का अमाउंट या डिजीज की सिवियरिटी उतनी ही ज्यादा होगी अगर ये तीनों फैक्टर
अगर पैथोजन आपका वायरुलेंट होगा और उसकी मात्रा अबंडेंस बहुत ज़्यादा होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर वो सारे कंडीशंस जो होस्ट के पैथोजन को एग्रेसिव बनाते हैं और होस्ट को जो है वो कमज़ोर बनाते हैं या ससेप्टेबल बनाते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर डिजीज़ को सपोर्ट करते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो डिजीज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर फेवरेबल है तो डिजीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अनफेवरेबल है तो डिजीज़ का इंसिडेंस घट सकता है, डिजीज़ नहीं भी डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए पैथोजन कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट एंड अबंडेंट। और एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा होना चाहिए? जो डिजीज़ को फेवर करे और होस्ट में ऐसी क्वालिटी हो जो होस्ट की ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाए या होस्ट ज़्यादा ससेप्टेबल हो। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई प्लांट्स अगर यंगर स्टेज में है तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ओल्डर स्टेज में जैसे जैसे मेच्योर होता है इन्फेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। यानी कि उसका यंग एज में वो पौधा क्या हो रहा है? ससेप्टेबल है। और किसी केस में जस्ट उल्टा होता है, यंग और मैच्योरिटी के समय पौधा काफी रेजिस्टेंट, ससेप्टेबल नहीं होता है डिजीज के अगेंस्ट। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स ओल्ड होता है तो उसमें ऐसे बायोकेमिकल्स या इस तरह के जो है अंदर उसके क्वालिटी डेवलप होती है कि वो डिजीज के प्रति जो है वो वल्नरेबल हो जाता है। यानी कि होस्ट का वो कंडीशन जो होस्ट को कमजोर बनाए या लायबल टू इन्फेक्शन करे, तो वो सारे कंडीशन अगर होस्ट में है तो डिजीज का अमाउंट ज्यादा हो सकता है। तो इस ट्रायंगल के अगर हम लोग अभी देखा कि अगर एक भी इसका कॉजल फैक्टर पैथोजन, एनवायरमेंटल फैक्टर या होस्ट, तीनों में से अगर एक भी सपोर्ट नहीं करता है डिजीज को तो देयर कैन बी नो डिजीज डेवलप। तो इन तीनों का एक तरह से होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डिजीज डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट टर्म सिम्टम। Symptom is the progression of external evidences or of disturbance of the morphological and physiological processes of the host plant, or we can say any external or internal changes in the host plant which serve to recognize the disease are called symptom। यानी कि वो सिम्टम वो सारे आउटवर्ड साइन है जिसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सी ये डिजीज है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज सिंड्रोम। डिजीज प्लान शो सेवरल सिम्टम्स बाय विच अ डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड एंड दीज सिम्टम्स आर कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम। ओके, जिस प्लांट्स में इन्फेक्शन होता है आप देखेंगे उसमें कई तरह के सिम्टम, प्लांट साइज रिड्यूस हो सकती है, एलोइंग हो सकती है, लीफ कर्लिंग हो सकती है। इस तरह से अगर प्लांट बहुत सारे सिम्टम शो कर रहा है डिजीज के तो वो सारे सिम्टम कलेक्टिवली एक साथ उनको क्या कहा जाता है? सिंड्रोम। नेक्स्ट टर्म वायरुलेंस। वायरुलेंस को दूसरे शब्दों में हम एग्रेसिवनेस भी कह सकते हैं। गॉमन ने इसको डिस्क्राइब किया है कि वायरुलेंस एज द कैपेसिटी ऑफ पैरासाइट टू इन्वेड एंड ग्रो इन द होस्ट प्लांट। यानी वायरुलेंस या वायरुलेंट वो कैपेसिटी है पैथोजन की जो होस्ट में जाने के बाद होस्ट को इन्फेक्ट करके डिजीज या सिम्टम को डेवलप करेगा। अगर प्लांट का पैथोजन वायरुलेंट है तो डिजीज जरूर डेवलप होगा। अगर वही पैथोजन ए वायरुलेंट स्ट्रेन अगर आ गया है उसका तो वो डिजीज कॉज करने में सक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से पैथोजन में बी वायरुलेंट और ए वायरुलेंट। वायरुलेंट स्ट्रेन डिजीज डेवलप करता है, ए वायरुलेंट स्ट्रेन जो है डिजीज नहीं डेवलप करता है। नेक्स्ट टर्म ससेप्टिबिलिटी। It is the inability of plant to resist the effect of pathogen or any other damaging factors. Susceptibility may be decreased or increased by environmental factors, and it may also vary between individuals, varieties, species because of the differences in the inherited characteristics which affect susceptibility. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होस्ट ससेप्टेबल है किसी डिजीज के प्रति तो एक तरह से उसकी इनहेरेंट एबिलिटी है या इनहेरिटेड कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे लेट ब्लाइट डिजीज में आलू का पौधा लेट ब्लाइट के अगेंस्ट क्या है? ससेप्टेबल है। और सेम पैथोजन लेट ब्लाइट का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस
आलू में तो लेट ब्लाइट डिजीज डेवलप करेगा, लेकिन किसी और होस्ट में वो डिजीज डेवलप नहीं कर सकता। तो इस तरह से पोटैटो में एक तरह से इनहेरेंट क्वालिटी है, कैरेक्टर है कि उसमें डिजीज डेवलप होगा और वो इस पैथोजन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ससेप्टेबिलिटी इज द कैरेक्टर विच कैन नॉट रेजिस्ट द एनी पैथोजन। Okay, and the next term is resistance. This is the ability of an organism to overcome completely or in some degree the effect of pathogen or any other damaging factor. This is an inherent ability and also influenced by the environmental factor. तो susceptibility की तरह resistance भी inherent character by birth होता है। किसी होस्ट में किसी पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट के प्रभाव में भी इसमें डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है उस दो तरह से, एक एक्टिव रेजिस्टेंस और पैसिव रेजिस्टेंस। तो एक्टिव रेजिस्टेंट ये तुरंत अगर कोई पैथोजन किसी होस्ट पे अटैक करता है तो उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स, डिफेंस, स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म पैथोजन जो है होस्ट जो है वो बनाता है। तो इस तरह से इन एडवांस टू इन्फेक्शन, या जैसे ही कोई पैथोजन अटैक करता होस्ट पे तो होस्ट जो है उस पैथोजन को रोकने की कोशिश करता है, उस पैथोजन को चेक करता है। तो ऐसे होस्ट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो अगर इन्फेक्शन के तुरंत बाद डिनोवो अगर बन रहा है इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म या रेजिस्टेंस तो उसको कहते हैं एक्टिव रेजिस्टेंस। और दूसरे टर्म में पैसिव रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी होस्ट प्लांट में पहले से होता है बाय बर्थ। ओके, नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। दिस इज implies exemption from infection by pathogen. नेचर में कोई कोई होस्ट या डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से या इनहेरेंट एबिलिटी की वजह से किसी किसी पैथोजन के अगेंस्ट बिल्कुल इम्यून होते हैं, उसके अंदर पैथोजन के इन्फेक्ट का या उसके कोई असर नहीं पड़ता है और वो ऐसे पैथोजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज द एपिडेमियोलॉजी. Epidemiology is the study of the interrelationship between a given pathogen, environment and groups of population of the relevant host. यानी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम कॉजल ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक फैक्टर्स इस सब की स्टडी करते हैं जो डिजीज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें तीन मेजर जो फैक्टर्स हैं वो पैथोजन, होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, और जब टाइम इंक्लूड हो जाता है तो डिजीज ट्रायंगल को डिजीज क्वाड्रेट में बदल जाता है, क्योंकि टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सही समय पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोर्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर इज फेवरेबल एंड पैथोजन इज नॉट वायरुलेंट, एवायरुलेंट, देन देयर विल बी नो डिजीज डेवलप। इसी तरह से अगर जो है आपका पैथोजन भी वायरुलेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी सपोर्टिव है, अगर होस्ट रेजिस्टेंस है तो तब भी डिजीज डेवलप होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह इन सारे फैक्टर्स की स्टडी और डिजीज के आउटब्रेक में इनका रोल, इनकी स्टडी किसमें करते हैं हम? एपिडेमियोलॉजी।